मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के नाम एक और कीर्तिमान जुड़ गया है। एसडीजी 2023-24 की रिपोर्ट में उत्तराखंड को देश का पहला स्थान मिला है। इस दौरान नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को इसकी बधाई दी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के हाथ एक और कीर्तिमान लगा है। उत्तराखंड के नाम एक और कीर्तिमान जुड़ गया है। एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, उसमें उत्तराखंड को देश भर में प्रथम या पहला स्थान मिला है। नीति आयोग ने इस दौरान ये रिपोर्ट जारी की, जिसमें उत्तराखंड को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में पहला स्थान मिला है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को इसकी बधाई दी है। तो उत्तराखंड के नाम एक और कीर्तिमान जुड़ गया है। एसडीजी 2023-24 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में उत्तराखंड को देश में प्रथम स्थान मिला है। ऐसे में इस बात की खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। साथ ही आपको बता दें कि नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें उत्तराखंड को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने में पहला स्थान मिला है। तो 2023-24 की एक समीक्षा रिपोर्ट है, जिसमें उत्तराखंड ने एक और कीर्तिमान रचते हुए प्रथम स्थान हासिल किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, यानी ऐसी डेवलपमेंट या ऐसे डेवलपमेंट कार्य जिससे आगे जाकर जो आने वाली पीढ़ी है उसको फायदा हो और सस्टेनेबिलिटी की ओर इसका ध्यान होता है। ऐसे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो रिपोर्ट जारी हुई है 2023-24 में, उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं संवाददाता अभय कैंद्रा का। अभय, जिस तरह से 2023-24 की जो एसडीजी रिपोर्ट है, उसमें उत्तराखंड को देश भर में पहला स्थान मिला है, क्या मायने निकाले जाए इसके? तो समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की जनता से जो वायदा किया था, जिस विकास की बात को सतत करने की बात उन्होंने कही थी, उसे लगातार सरकार की तरफ से धरातल पर उतारने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। क्योंकि नीति आयोग की तरफ से जो सूचकांक जारी किए गए 2023-24 के सतत विकास सूचकांक जो जारी हुआ, उसमें उत्तराखंड राज्य को देश में नंबर 1 स्थान यहाँ पर मिला। सभी राज्यों में इस समय शीर्ष पर उत्तराखंड राज्य शामिल है। उत्तराखंड के बाद ये कह सकते हैं कि दूसरे नंबर पर उत्तराखंड के मंत्री संयुक्त रूप से केरल का राज्य यहाँ पर आता है, फिर तमिलनाडु यहाँ पर आता है। आपके दूसरे जो राज्य वो सब सूची में नीचे आते हैं, लेकिन उत्तराखंड राज्य में जिस प्रकार से पिछले दिनों लगातार विकास के जो प्रयास सरकार की तरफ से किए गए थे, उसी के सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। क्योंकि सूचकांक में समझा जा सकता है, चाहे आपका बेहतर शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला हो, बेहतर स्वास्थ्य से जुड़े हुए मामले हो, बेहतर विकास जुड़े मामले हो, उद्योग से जुड़े मामले हो, पेयजल से जुड़े मामले हो, उन सभी के जो सूचकांक है, उन सूचकांक में उत्तराखंड नंबर 1 यहाँ पर दिखा। और जिस प्रकार से सरकार की तरफ से विकास की योजनाओं को धरातल को उतारने का काम यहाँ पर किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस प्रकार से अधिकारियों को सतत विकास को लगातार निरंतर रूप बिल्कुल। अभी जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, यानी ऐसा विकास जो आगे लंबे समय तक चले और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ खतरा ना हो बल्कि बेहतर हो, ऐसे में जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है और उत्तराखंड ने जो रिपोर्ट है उसमें पहला स्थान यहां पर हासिल किया, उसके बाद केरला और जैसा आपने बताया तमिलनाडु, ऐसे में उत्तराखंड को प्रथम स्थान मिलना क्या माना जाए? जो एक गोल या एक लक्ष्य लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और धामी सरकार आगे बढ़ रही है कि 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्यों में शामिल करने में, ये एसडीजी रिपोर्ट में जिस तरह से उत्तराखंड को प्रथम स्थान मिलना कितना एक सशक्त उत्तराखंड के लिए यहाँ पर जरूरी और एक बेहतर कदम यहाँ पर दिखता हुआ? बिल्कुल, इसे उत्तराखंड सरकार का हर वो सपना पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। ये जो सपने देखे गए थे, उन सपनों को पूरा करने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार करती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड में ये कह सकते हैं कि पिछले दिनों इन्वेस्टर समिट के दौरान जो लाखों करोड़ों के एमओयू यहाँ पर हुए थे, उसमें से अभी तक 80,000 करोड़ के एमओयू को धरातल पर उतारना, यानी उनकी ग्राउंडिंग होना, ये सीधे तौर पर आगामी भविष्य के उत्तराखंड के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। क्योंकि ये सभी उद्योग धरातल पर उतरेंगे तो राज्य की जनता को विकास तो मिलेगा ही, राज्य के युवाओं को रोजगार भी मिलना तो हो पाएगा, और ये उत्तराखंड के लिए सही कहा जा सकता है। इसके अलावा जिस प्रकार से अधिकारियों की तैनाती यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की गई है, ताकि जनता सरकार के बीच में संवादहीनता का जो गैप देखने को मिलता था वो समाप्त हो सके।
जनता की जो समस्या है उनका निराकरण समय पर हो सके, त्वरित गति से उनकी समस्याओं का निदान हो सके। तो ये सब वो कदम है सरकार के जिसका सफल परिणाम यहाँ पर देखने को मिला है। और सूचकांक में उत्तराखंड का ऊपर आना इस बात का प्रमाण है कि धामी सरकार लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है। तो लक्ष्य 2025 तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शुमार करने का रखा है। उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर उत्तराखंड सरकार बढ़ती हुई दिख रही है। और जिस प्रकार से ये सूचकांक के समय रिपोर्ट दर्शा रही है वो सीधे तौर पर ये प्रमाण है कि उत्तराखंड बिल्कुल, और यही वजह कि उत्तराखंड ने इसी के साथ एक और कीर्तिमान रचते हुए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसमें पहला स्थान हासिल करते हुए एक और कीर्तिमान रचा। और इसी की बधाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को दी। अभय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। हमारे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है कि सतत विकास लक्ष्यों के प्राप्ति में उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में पहले नंबर के राज्यों में आया है। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है और हर दृष्टि से उत्तराखंड समेकित रूप से विकास की ओर आगे बढ़े उसके लिए पूरा नियोजन और प्रबंधन किया जा रहा है। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, ये आंकड़े बताते हैं कि हमारा राज्य उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं प्रदेशवासियों को सबको बधाई देता हूँ। बात अब उपचुनाव की कर लेते हैं। उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, उपचुनाव के 6वें राउंड की काउंटिंग शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस दौरान बढ़त लगातार बनाई हुई है। बीजेपी के राजेंद्र भंडारी को अब तक 1066 वोट मिले हैं, वहीं कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला को 1580 के करीब वोट मिले हैं। 5वें चरण के बाद लखपत बुटोला 1600 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर। उपचुनाव के लिए वोटिंग की जो काउंटिंग है वो लगातार जारी है। आपको बता देते हैं मंगलौर में काजी निजामुद्दीन कांग्रेस की तरफ से, तो बीजेपी के करतार सिंह बड़ाना जो है चुनावी रण में है। बद्रीनाथ की बात कर ले तो एक तरफ लखपत सिंह बुटोला कांग्रेस के, तो दूसरी तरफ राजेंद्र भंडारी भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में है। मंगलौर के रण की बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला, कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन, बीजेपी के करतार सिंह बड़ाना। 2002 में कांग्रेस के अनुसुईया प्रसाद यहां से जीते थे। बद्रीनाथ सीट की बात आपको बता रहे, बद्रीनाथ में कब कौन जीता। 2007 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के केदार सिंह फोनिया यहां से जीते थे। वहीं बद्रीनाथ में 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र सिंह भंडारी को यहां से जीत मिली थी। आपको बता दें राजेंद्र सिंह भंडारी पहले कांग्रेस में थे, अब हालांकि बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं 2017 में बीजेपी के महेंद्र भट्ट यहां से, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। 2022 में कांग्रेस के राजेंद्र भंडारी को यहां से जीत मिली थी। हालांकि इसी साल के अभी शुरुआत में राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। मंगलौर में आखिर कब कौन जीता ये आपको बता दें, 2002 में कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन को यहां से जीत हासिल हुई थी। वहीं 2007 में फिर से काजी निजामुद्दीन जीते थे। तो मंगलौर ऐसी सीट है जहां या तो बसपा या कांग्रेस हमेशा जीती है। 2012 में बसपा के सरवत करीम अंसारी यहां से जीते थे। वहीं 2017 विधानसभा चुनाव में फिर से कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन को यहां से जीत हासिल हुई थी। वहीं 2022 विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, बसपा के सरवत करीम अंसारी यहां से जीते थे। हालांकि पिछले साल दिसंबर महीने में इनके निधन के बाद यह सीट खाली हुई, जिसके बाद अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है और करवत अंसारी के बेटे को यहां से बसपा ने टिकट दिया था। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता विकास चौहान का। विकास, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, वोटिंग लगातार जो है, वोटिंग की काउंटिंग लगातार जारी है, कितने राउंड में पहुंच चुकी है और क्या कुछ शुरुआती रुझान जो है अब सामने आ रहे हैं? देखिए, अगर राउंड की बात करें तो 6 राउंड यहाँ पर पूरे हो चुके हैं, जिसमें अगर हम काजी निजामुद्दीन कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनकी बात करें तो 23,000 यहाँ पर वोट उन्होंने प्राप्त कर लिए हैं। वहीं एक बार फिर से जो भाजपा के करतार सिंह बड़ाना है
वो बाकी और छठे राउंड में कहीं ना कहीं बढ़त बनाते हुए दूसरे नंबर पर अब आ गए हैं। तो वहीं बसपा के जो प्रत्याशी हैं जो अंसारी के बेटे हैं मुंशी, वो अब तीसरे स्थान पर यहाँ पर हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जिस तरह से समीकरण है वो उसके अनुसार जो काजी निजामुद्दीन है वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जो भाजपा के हैं करतार सिंह भडाना, उनसे करीबन 8,000 वोटों से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। यानी क्या माना जाए विकास की मंगलौर सीट की अगर बात करें तो लगातार कांग्रेस ने बढ़त बना रखी है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरह से 6 राउंड हो चुके हैं और वही कितने और राउंड तक ये काउंटिंग अभी होगी और करीबन 4 राउंड और शेष रह गए हैं और सब कह सकते हैं कि 2 और राउंड के बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। करीबन 1 घंटे के अंदर तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कौन जीता कौन हारा। और यही जिस तरह से पैटर्न अगर हम देखें पिछले 6 राउंड का, कांग्रेस के प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। क्योंकि जहां काउंटिंग चल रही है आप उसी केंद्र में मौजूद है, एक बार तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा दीजिए, कैसी हलचल वहां पर देखने को मिल रही है, एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए। देखिए, अगर हम बात करेंगे जिस तरह से जो काउंटर हैं वो यहाँ पर हैं और यहाँ पर हालांकि जो जिस जगह हम मौजूद हैं वहाँ पर केवल पत्रकार गिरफा यहाँ पर है, जो रिजर्व कर्मचारी है वो यहाँ पर है। और साथ ही साथ जिस तरह से जो अंदर यहाँ पर फिलहाल जो चल रही है मतगणना, इससे कुछ थोड़ी दूरी पर वहाँ पर किसी को भी मोबाइल या कुछ अन्य इस तरह का चीज वहाँ पर नहीं ले जाने की अनुमति है। तो कह सकते हैं कि जो फिलहाल अंदर यहाँ पर चल रही है और लगातार जिस तरह से 6 राउंड के बाद काजी निजामुद्दीन लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, तो उनकी जीत फिलहाल तो सुनिश्चित यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि केवल 4 राउंड यहाँ पर शेष रह गए हैं। वो हर राउंड में कहीं ना कहीं आगे रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पिछले 2 राउंड से कहीं ना कहीं देखने में आया है कि जो करतार सिंह भडाना है भाजपा के, वो अच्छी बढ़त यहाँ पर उन्होंने यहाँ हासिल की है। वो क्या अपनी बढ़त को अपनी जीत में कन्वर्ट कर पाते हैं, ये अगले 2 राउंड में। लेकिन विकास, जिस तरह से 6 राउंड तक की काउंटिंग जो है वो हो चुकी है, लगातार कांग्रेस ने बढ़त बनाई है, आपने जैसा कहा कि 3-4 राउंड और बाकी रह गए हैं, क्या माना जाए जिस तरह से जो बढ़त यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने बना रखी है काजी निजामुद्दीन, कितने % यहाँ पर लग रहा है कि जो जीत का जो ताज है वो कांग्रेस के हाथों जाने वाला है? देखिए, 6 राउंड के बाद क्योंकि काफी बड़ा अंतर 8,000 कुछ वोट का अंतर उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी के साथ बना लिया है और लगातार यही उनकी जीत का लगातार जो 6 राउंड हुए हैं उसमें लगातार वो अपनी बढ़त को बढ़ाते जा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि उनकी जीत फिलहाल तो समझ के दिखाई दे रही है, लेकिन पिछले 5 और 6 राउंड में जिस तरह से करतार सिंह भडाना ने एक बार फिर से अपने आप को कम बैक किया है, उनकी जिस तरह से जब पेटियां खोल रही है उनमें उनसे ज्यादा वोट भी दिखाई दे रहे हैं। तो क्या आगे वाले आने वाले जो 4 चरण है उनमें किस तरह की समीकरण होंगी, वो आने वाली देखने वाली बात रहेगी। जैसा आपने कहा कि थोड़ा बहुत करतार सिंह भडाना ने भी अभी बढ़त बना ली है, क्या माना जाए अभी भी गेम जो है पलट सकता है? जिस तरह से जो रुझान अभी 6 राउंड की काउंटिंग के बाद सामने आ रहा है उसमें साफ तौर पर कांग्रेस जो है जीतती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस ने बढ़त बना रखी है। करतार सिंह भडाना का थोड़ा देर से ही शुरू, अब यहाँ पर बढ़त बनती हुई दिख रही है, क्या माना जाए अभी भी खेल जो है पलट सकता है कुछ यहाँ पर बीजेपी के पाले में जाते हुए? देखिए, जिस तरह से हमने देखा कि पहले 4 राउंड में तो जो करतार सिंह भडाना है वो बहुत मामूली सी वोट यहाँ पर पाए हैं, लेकिन लगातार जिस तरह से उन्होंने जो 4 और 5 और 6 राउंड में उन्होंने बढ़त बनाई है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं टक्कर अब जो दिखाई दे रही है वो साफ साफ कांग्रेस और भाजपा में फिर से एक बार सामने आ गई है। पहले अच्छा, जिस तरह से विकास उबैदुर रहमान को अब की बार बसपा ने टिकट दिया था, जो कि सरवत करीम अंसारी के बेटे हैं, कुछ सहानुभूति का यहाँ पर सोचा जा रहा था कि कुछ वोट मिल सकते हैं सहानुभूति के नाम पर, वो यहाँ पर कुछ कमाल दिखाते हुए? देखिए, पहले के जो राउंड हुए 5 राउंड हुए उनमें बिल्कुल ये असर दिखाई दिया, क्योंकि जो टक्कर थी वो केवल भाजपा और बसपा में कांग्रेस और बसपा में दिखाई दी, क्योंकि जो सरवत करीम अंसारी के जो बेटे थे उनको लगातार वोट यहाँ पर मिल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जो काजी है वो उनसे भी करीबन 8,000 की बढ़त बनाए हुए थे। वही स्थिति आप फिर से क्योंकि बिल्कुल, यानी 1 घंटे का और लगभग इंतजार बचा है, उसके बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि मंगलौर सीट आखिर किसके नाम यहां पर जाती है, उपचुनाव के परिणाम किस तरह से रहते हैं। विकास, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, खबर देहरादून से है, जहां सैन्य धाम निर्माण के संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 15 अक्टूबर तक सैन्य धाम का निर्माण
पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही शहीद सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाने के भी आदेश जारी किए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कठुआ जम्मू कश्मीर में शहीद हुए प्रदेश के वीर शहीदों के आश्रितों को जल्द सेवायोजित किया जाएगा। पांचों शहीदों के गांवों के आसपास सड़क और स्कूलों के नाम इन वीर शहीदों के नाम पर रखे जाने का प्रस्ताव बनाया गया है। आपको बता दें कि सैन्य धाम का निर्माण होने के बाद एमडीडीए उसका रखरखाव और संचालन करेगा। वहीं कर्णप्रयाग से बड़ी खबर आपको बता दें, 84 घंटे बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे खुल गया है। चट्टान गिरने से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया था। हालांकि बीआरओ की कड़ी मशक्कत के बाद अब हाईवे फिर से खुल गया है, जिसमें आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। आपको बता दें कि लगातार बारिश की वजह से, भूस्खलन की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया था, बाधित हो गया था। बड़े बड़े बोल्डर और चट्टान उसके वहां पर गिर गए थे। ऐसे में लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। हालांकि बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद अब हाईवे को फिर से खोल दिया है। तो उत्तराखंड में जिस तरह से बारिश का दौर लगातार जारी है, पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश हो रही है। ऐसे में बारिश के बाद जिस तरह से धूप पहाड़ों में चटक रही है, उससे पत्थर भी चटकने शुरू हो गए हैं। ऐसे में बड़े बड़े बोल्डर सड़क मार्ग पर गिर रहे हैं। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे में भी बोल्डर्स गिरने की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया था। हालांकि 84 घंटे बाद अब बीआरओ ने हाईवे को फिर से खोल दिया है। टिपिकल सिचुएशन थी हमारे लिए। बीआरओ की पूरी टीम ने, सारे ऑपरेटर्स ने, सारे कॉन्ट्रैक्टर्स सबने मिलकर 84 आवर्स के बाद ये रोड ओपन कर दिया है। सारी पब्लिक के लिए, सारे ट्रैफिक के लिए। बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थी, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें थी, पूरा पहाड़ नीचे आ चुका था। एंड फाइनली हम लोगों ने अचीव कर लिया। बहुत खुशी हो रही है हम लोग को। एंड सारी जो पब्लिक यहाँ पे बहुत दिनों से फंसी थी, वो निकल पा रही है, तो बहुत अच्छा भी लग रहा है। वहीं पिथौरागढ़ से बड़ी खबर, भारी बारिश से तबाही मची हुई है। तेज बारिश के चलते वैली ब्रिज जो है बह गया है। आसपास की गाड़ियां और लोगों को वहां से हटाया गया है। जिस तरह से पहाड़ों से लेकर मैदानों तक झमाझम बारिश का दौर जारी है, तमाम नदी नाले उफान पर है। ऐसे में अब बारिश की वजह से तबाही भी देखने को मिल रही है। पिथौरागढ़ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। ऐसे में जो वैली ब्रिज है वो बह गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पिथौरागढ़ से तस्वीरें, जहां झमाझम बारिश के बाद नदी नाले उफान पर होने से वैली ब्रिज पूरी तरह से बह गया है। अब खबर कालाडूंगी से है, जहां हल्द्वानी रामनगर के बीच स्थित कालाडूंगी स्टेट हाईवे का एक हिस्सा भारी बारिश के कारण फिर बह गया, जिससे इस सड़क पर यातायात फिलहाल कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। दरअसल मूसलाधार बारिश होने के कारण पुलिया का एक हिस्सा टूट कर बह गया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात बंद करवाया। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। फिलहाल इस मार्ग पर भारी गाड़ियों का आवागमन बंद हो गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, रामनगर और हल्द्वानी के बीच कालाडूंगी की तस्वीरें, जहां एक हिस्सा जो है वो हाईवे का बह गया है, जिसकी वजह से आवाजाही वहां पर फिलहाल के लिए रोक दी गई है। यहाँ पे बारिश हुई थी, उससे हमारी ये पुलिया जो है उसका आधा पार्ट बना था, जो हमने रिपेयर करा के पीडब्ल्यूडी को जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि पीडब्ल्यूडी द्वारा तत्काल काम शुरू करवा के इसे हमने 9 तारीख की शाम से छोटे वाहनों के लिए हमने इसको शुरू करवा दिया था। उसके बाद जो कल रात और बहुत ज़्यादा बारिश आई है, एक्चुअली जो इसका निहाल नदी है, इसके पीछे जस्ट हमारे निहाल नदी है, उसका जो डाइवर्जन है वो इधर ही की तरफ को है, उसका जो स्लोप है इधर की तरफ है। इस वजह से ये पुलिया हमारी दोबारा बही है। और फिर हमारे यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के सारे कार्मिक लगातार काम कर रहे हैं। हो सकता है आज शाम तक हम इसे छोटे वाहनों के लिए फिर से शुरू करवा दें। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।